तो कैसे हो यार तुम सब। आशा करते हैं कि तुम सब बढ़िया और अपने घरों में मौज ले रहे हो। हमने हमारे पिछले एपिसोड में करा था इंटरफेस, आज हम करेंगे एम फेस। तो यार एम फेस में एम का मतलब है माइटोटिक और म्योटिक फेस। एम फेस के अंदर बस तुम इतना याद रखो कि एक्चुअल सेल डिवीज़न होते हैं, इंटरफेस में सिर्फ प्रिपरेशन होती है। और कुछ साइंटिस्ट इसे मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट नहीं कहता। एम फेज दो टाइप के होते हैं, यानी इसके दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो हम सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो माइटोसिस टर्म है ये इंट्रोड्यूस करी गई थी वाल्टर फ्लेमिंग जी के द्वारा, और इन्होंने एनिमल्स में भी माइटोसिस को ऑब्जर्व करा, और चार्ल्स बर्गर ने प्लांट्स में इसको ऑब्जर्व करा था माइटोसिस को। अब माइटोसिस देखते क्या होता है। माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड कर लेते हैं टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, और जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये आइडेंटिकल होता है तो इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं जितना क्रोमोसोम डीएनए अमाउंट उसमें आइडेंटिकल होगा वही पेरेंट और डॉटर्स के अंदर होगा। माइटोसिस दो टाइप का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस हम देख रहे हैं, इसके आगे चार पार्ट है, यानी कि इसके चार स्टेजेस हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम सबसे पहले प्रोफेज को डिस्कस करते हैं। प्रोफेज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का, और ये फर्स्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। अब इसके अंदर क्या क्या होता है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देंगे। क्रोमोसोम शॉर्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। अर्ली प्रोफेज के अंदर इनके एंड विजिबल नहीं होते, तो ये बॉल ऑफ वूल की तरह अपीयर करते हैं, और इसे स्पायरिंग स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपने अपोजिट पोल्स पे मूव कर लेंगे, और उसके बाद वो रेडिएट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम सेंट्रोल, जिन्हें हम बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स हम ये आगे वो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। जब दो एस्टर एक साथ मिल जाएंगे स्पिंडल फाइबर के साथ तो वो बनाएंगे माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस तक, यहाँ तक इसकी जितना भी इसके अंदर का स्ट्रक्चर बना था बन जाता है। अब इसके बाद तो फिर इसके बाद बहुत सारे जो ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल में वो गायब हो जाएगी, जैसे कि गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर हो जाएगी सेल के अंदर से, और सेल खाली, मतलब ये ऑर्गेनेली सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होगी। तो यार अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जो क्रोमोसोम अरेंज थे सेंटर पे काइनेटोकोर पर, वो उस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो फिनोमिना होता है कि जब क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर एक साथ आते हैं, इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। तो यहाँ तक हमारा मेटाफेज था। इसके बाद मेटाफेज जो है ये सबसे बेस्ट स्टेज है अगर हमें स्टडी करने क्रोमोसोम्स की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी। और हाँ, ये नेट में मेटाफेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और बोर्ड के लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। तो इसलिए यार इसे बिल्कुल अच्छे से रट लेना ताकि तुम्हारे मार्क्स कटने की चिंता बिल्कुल भी ना हो। तो यार वो मेटाफेज तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। मेटाफेज तक तो यार बहुत बड़ा था। अब हम बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज की, जो कि है एनाफेज। एनाफेज जैसा कि अभी हमने बात करी, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है सेल डिवीज़न का। अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोमियर के। स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्रोमेटिड को जोड़ के रखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, और उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और फिर ये सेपरेट होने के बाद ये क्रोमेटिड्स अपने अपने अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद जो सेपरेट क्रोमेटिड हैं वो क्रोमोसोम्स होंगे जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई होंगे उनके। और हाँ यारो, एनाफेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट में, जो कि है कि विच फेज इज बेस्ट फॉर स्टडी शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा एनाफेज, यानी कि सबसे बेस्ट स्टेज है अगर हमें स्टडी करनी है शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो यार अब हम बात करते हैं हमारे टीलोफेज की।
जो कि होता है एंड स्टेज यानी लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अगर तुम इसे बिल्कुल समझना चाहते हो तो प्रोफेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्ज़ाम्स में ये मत लिखाना वरना एग्जामिनर तुम्हें नेगेटिव मार्किंग भी दे देगा। क्रोमोसोम्स, इसके जो क्रोमोसोम्स है वो डिकंडेंस हो जाएंगे और अनकोइल्ड होकर क्रोमैटिन बन जाएंगे, बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा। इसके अंदर बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनेलिस प्रोफेज में गायब हुई थी जैसे कि न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो वापस रीअपीयर हो जाएंगी। तो यार अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। ये जो फेज़ होता है ये एंड होते हैं सेल डिवीज़न का। साइटोकाइनेसिस होते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है एनाफेज पे और टीलोफेज पर ही ख़त्म हो जाता है। तो यार इसमें इतना कुछ ज़्यादा करने का है नहीं साइटोकाइनेसिस में, इसलिए हम इतना इसको ब्रीफ में डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। अब तो हम साइटोकाइनेसिस किस किस टाइप से अक्कर होते हैं वो देखते हैं। दो मेथड होते हैं इसके। सबसे पहले कि एनिमल्स में कैसे होता है, फिर प्लांट्स में। एनिमल्स में होता है सेल फुर्रो की हेल्प से। ये एक सब्सटेंस होता है, अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। एक एनिमल पेरेंट सेल में फुर्रो की मतलब एक लेयर चढ़ जाएगी सेंटर में, जो कि उसे डॉटर सेल्स में बनने में, डिवाइड करने में हेल्प करेगा। और ये जो लेयर होगी ये सेंट्रीपिटली होगी, यानी कि साइड से सेंटर तक, साइड से शुरू होगी और सेंटर पर ख़त्म होगी। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में होते हैं सेल प्लेट मेथड की वजह से। एक मतलब बीच में प्लेट चढ़ जाती है जो कि हम बोलते हैं उसे फ्रैगमोप्लास्ट, और ये होते हैं सेंट्रीफ्यूगली, ये बात ध्यान रखना। और सेंट्रीफ्यूगली का मतलब होता है कि सेंटर से अपोजिट तक, यानी सेंटर से स्टार्ट होगी और अपोजिट में जाएगी। तो यार अब हम बात करते हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस की। इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम जो मेन है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली यार इसकी सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस जो होती है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखती है डॉटर सेल्स के अंदर। और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है इसका कि ये हेल्प करती है रिपेयर और रीजनरेशन करने में सेल को। तो यार अभी हम एक थोड़ा फॉर्मूला पढ़ते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन नंबर ऑफ सेल इज़ n-1 होता है ये। तो यार इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बोर्ड एग्जाम में तो शायद नहीं पूछते, लेकिन नीट में तो कंफर्म पूछ लेते हैं। इससे रिलेटेड यार हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिवीज़न रिक्वायर फॉर 4 सेल्स। इसमें बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है n-1, n हमारा 4, 4 - 1 = 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार वो। अब एक ऐसे एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन टाइप फॉर्मूला तुम उसे भी देख लो। नंबर ऑफ जनरेशन n ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग सेल्स मल्टीप्लाई बाई = 2⁻x। तो यार यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन है। इस पर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन करते हैं जो कि ना ज़्यादा हार्ड होगा, और इससे इतने नहीं पूछे जाते, बट नीट में ऊपर का पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में भी बस सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी आंसर आ ही जाएगा। आफ्टर 2 जनरेशन हाउ मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। बस तुम्हें यार इसमें लगा दो फॉर्मूला और आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई = 2⁻x, नंबर 2 है, 2 × 2 = 4, बस आंसर आ गया। तो यार यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब माइटोसिस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यार तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे हम। स्टे सेफ, स्टे कूल।